एआई 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। डीप फेक का चैलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट और आतंकियों के हाथ में एआई टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर आतंकी संगठनों के पास एआई लेस हथियार पहुंच जाए तो उससे ग्लोबल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा असर होगा। हमें इस विषय पर चर्चा करके एक ठोस प्लान तक पहुंचने की जरूरत है कि कैसे एआई के गलत इस्तेमाल को रोका जाए। इसलिए ही G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हमने रिस्पांसिबल, ह्यूमन सेंट्रिक एआई गवर्नेंस का फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रस्ताव रखा था। G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ने एआई प्रिंसिपल्स के प्रति सभी सदस्य देशों के कमिटमेंट की पुष्टि की है। सभी सदस्यों में एआई के उपयोग से जुड़े खतरों को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग थी। जिस तरह हमारे पास विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए समझौते और प्रोटोकॉल्स है, उसी तरह हमें एआई के एथिकल यूज के लिए मिलकर ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। इसमें हाई रिस्क या फ्रंटियर एआई टूल्स की टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए प्रोटोकॉल भी शामिल होगा। इसके लिए कन्विक्शन, कमिटमेंट, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन की सबसे अधिक जरूरत है। हमें मिलकर ऐसे कदम उठाने ही होंगे जिससे एआई का रिस्पांसिबल यूज सुनिश्चित हो सके। आज इस समिट के माध्यम से भारत पूरे वैश्विक जगत का आह्वान करता है कि इस दिशा में हमें अब एक पल भी गंवाना नहीं है। इस साल में अब कुछ ही दिन बचे हैं, नया साल आने ही वाला है। हमें एक तय समय सीमा के भीतर ग्लोबल फ्रेमवर्क को पूरा करना ही होगा। मानवता की रक्षा के लिए ये किया जाना बहुत ही जरूरी है। तो स्टार्टिंग में आपने मोदी जी की स्पीच तो सुनी, उसमें उन्होंने किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। तो मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि आपकी राय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आप इधर केस देख रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे आपने डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में भी देखा, तो आपकी नज़र में एआई क्या हो सकता है, वरदान की अभिशाप, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सुबह के 4:30 बजने के साथ ही मैं आपके सामने लेकर आ गई आज का यानी 15 दिसंबर का टॉप 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फटाफट से आप सब लोग उठ के बैठ जाइए, क्योंकि आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो इसमें आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हो जाएगा यूआई को लेकर, और यूआई की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई, यानी यूथ के लिए उन्नति और विकास होना, वो भी किसके साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो एक इनिशिएटिव है, तो ये किस किस के बीच में इनिशिएटिव है, जैसे इसमें बताया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ और कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके बीच में ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी मेटा एंड डी आईबीएम। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी मेटा। आपको इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेटा का जो ओल्ड नेम है वो क्या है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इसके बारे में भी। तो यूआई जो कि यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई, ये एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मेटी भी कहते हैं, एंड इंटेल इंडिया के बीच। और ये इनिशिएटिव जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबमिट हुई थी, तो ये कहाँ पर हुई है, ये आपकी हुई है न्यू दिल्ली में। तो वहाँ पे इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया था और इसको यूथ के लिए डिज़ाइन किया गया है कि किस तरह से यूथ में एआई स्किल को डेवलप करना है, किस तरह उनको और
डीप अंडरस्टैंडिंग देनी एआई के बारे में। साथ ही साथ जो स्कूल स्टूडेंट है क्लास 8 से लेकर 12 तक, तो उनको एआई स्किल के थ्रू सक्षम बनाना है। जैसा कि मैंने बताया कि जो ग्लोबल पार्टनरशिप एआई समिट है वो आपकी न्यू दिल्ली में शेड्यूल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बन्नी ग्रासलैंड, जो कि न्यूज़ में देखी गई है, तो ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटका एंड डी केरला। तो इसका आंसर हो जाएगा बी गुजरात। तो देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों है, और मैंने आपको ये जो इमेज दी हुई है चीता की, तो ये मैंने क्यों दी हुई है वो भी आप जान जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो यूनियन गवर्नमेंट ने चीता के लिए एक ब्रीडिंग सेंटर खुलना था बन्नी ग्रासलैंड गुजरात में, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसको अप्रूव्ड कर दिया है। गुजरात गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल भेजा था नेशनल कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट अथॉरिटी को अंडर नेशनल कैंपा। नेशनल कैंपा क्या है ये सब मैंने आपको बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वाइल्ड लाइफ जो एक्सपर्ट है उनका कहना है लगभग 1921 तक सौराष्ट्र में और दाहोद में चीता का शिकार देखने को पाया गया। उसी के साथ ही साथ कुछ ऐसे जर्नल्स हैं जिन्होंने बताया कि जो चीता की जो प्रेजेंस थी गुजरात में वो 1940 के अर्ली फेज में देखने को मिली थी। तो जो गुजरात गवर्नमेंट है तो वो ब्रीडिंग सेंटर यहाँ पे सेटअप करेगी, और साथ ही साथ जो चीता है तो चीता के आने से पहले वो यहाँ पे उनके शिकार की व्यवस्था भी करेगी। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चीता का IUCN स्टेटस क्या है, साथ ही साथ कौन सी ऐसी 2 कंट्री है जहाँ से चीता लाए गए हैं, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन सबको पढ़ाया हुआ है, तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया रिसेंटली सेलिब्रेट इट्स 50 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज विद विच कंट्री इन दिसंबर 2023। भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया? तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स देख रहे होंगे तो ये आपको पता होगा, और यहाँ पे मैंने आपको हिंट देने के लिए मैप भी दिया हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए यूक्रेन, बी थाईलैंड, सी सिंगापुर एंड डी रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को प्रेसिडेंट जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है मिस्टर यून सुक योल को 50 साल डिप्लोमेटिक टाइज पूरे होने के लिए इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच में बधाई दी है। 1973 में भारत उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों को ऑफिशियल रूप से मान्यता देकर एक निश्चित रूप से डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। और 2022 तक देखा जाए तो यहाँ पे जो ट्रेड का रेट है वो बढ़कर 27.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। और अगर प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो हुंडई जो मोटर है, पोस्को, LG इलेक्ट्रॉनिक्स और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कई ऐसे साउथ कोरियन समूह हैं जो कि भारत के बाजार में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 5 जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया। इन सब के बारे में मैंने आपको फुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो ये आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी होम मिनिस्टर एंड डी फाइनेंस मिनिस्टर। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी होम मिनिस्टर। वो भी देख लेते हैं। तो 5 जोनल काउंसिल में आपको 5 जोनल काउंसिल के नाम बताने, और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि उन जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इसका। तो यूनियन होम मिनिस्टर जो कि चेयरमैन होते हैं 5 जोनल काउंसिल के, जबकि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट्स के, और जो एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरीज के, जो कि उस जोनल काउंसिल से रिलेटेड होते हैं, जो कि उसके अंडर में आ रही है, तो वो इसके मेंबर होते हैं। और उन्हीं में से वाइस चेयरमैन भी बनते हैं जो कि हर साल रोटेट होते रहते हैं। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने रिसेंटली 26 मीटिंग जो है ईस्टर्न जोनल काउंसिल की, जो कि पटना बिहार में हुई थी, तो उसको चेयर किया था। साथ ही साथ उसमें कौन थे? चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार जो कि नीतीश कुमार है, वो सीनियर मिनिस्टर थे उड़ीसा के, वेस्ट बंगाल के, बिहार के, झारखंड के, जिन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया था। तो इसी तरह आपको बताना है कि जो आपकी 4 और जोनल काउंसिल है तो उसमें कौन कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आती हैं उनके बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्पॉन्सर बैंक ऑफ नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रायोजक बैंक कौन सा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी कैनरा बैंक, सी
IDBI बैंक, ND, यस बैंक। तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि स्टेट बैंक फॉर्म कब हुआ था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, कैनरा बैंक। नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने 2 SREI कंपनी अर्थात SRE इक्विपमेंट फाइनेंस और SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के अधिग्रहण को अंतिम रूप दे दिया है। और ये जो अधिग्रहण है ये दिवाला और दिवालियापन संहिता IBC के तहत किया गया है, जिसमें 32,700 करोड़ रुपए के कर्ज के समाधान का रास्ता साफ हो गया है। तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो आपने इस पे यकीनन शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, तो कमेंट बॉक्स में आपको इसके बारे में बताना है। फिर हम बात करेंगे एक स्कीम को लेकर, जो कि हो जाएगी जनमन स्कीम, जो कि लॉन्च हुई है रिसेंटली। तो ये किस कैटेगरी के लोगों को इसमें एसोसिएट करती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, MSME ऑनर्स, बी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, सी, फार्मर्स, एंड डी, NRIs। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी, PV टीचर्स। तो यूनियन कैबिनेट ने एक मिशन को अप्रूव किया है, जो मिशन है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। टोटल आउटले है उनकी स्कीम का वो हो जाएगा 24,104 करोड़ 3 साल के पीरियड के लिए। तो ये जो स्कीम है, जो इसके 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन है थ्रू 9 मिनिस्ट्री, उन 9 मिनिस्ट्री में आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स तो होगी, ये कॉमन सेंस की बात है। तो ये उस पर फोकस करने वाली है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।